सीएम धामी का बागेश्वर का 2 दिवसीय दौरा। सीएम धामी माकोट भ्रामरी मंदिर डंगोली में नंदाष्टमी मेले का करेंगे उद्घाटन। देवभूमि में उत्तराखंड में ईसाई मिशनरीज का बोलबाला। सरकारी जमीन पर बनाए जा रहे अवैध चर्च। शासन प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा अवैध निर्माण। चर्च निर्माण का एसडीएम ने किया निरीक्षण। उत्तराखंड में डेंगू से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तैयारी। डेंगू की रोकथाम के लिए किया जा रहा फॉगिंग। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग लोगों को कर रहे जागरूक। सीएम धामी हरिद्वार में ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में हुए शामिल। धामी ने गणेश महोत्सव पूजन में लिया प्रतिभाग। सीएम धामी ने उज्जवल भविष्य की कामना। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की किताब को मिल रही सराहना। पूर्व सांसद तरुण विजय ने लिखा है पुस्तक में डॉक्टर मुखर्जी के जन्म से लेकर अंतिम संस्कार तक का है जिक्र। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं। वक्त अपना उत्तराखंड का है, लेकिन देवभूमि की खबर शुरू करें उससे पहले आपको लिए चलते हैं गुजरात, जहां पर इस वक्त चुनावी बयार में आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल 2 दिवसीय दौरे पर हैं और इस वक्त सरपंचों के साथ एक महाबैठक कर रहे हैं। सीधे चलते हैं। नहीं बना रहे आपके गांव में स्कूल बना? कोई अस्पताल नहीं बना रहे, कोई सड़क भी नहीं बना रहे, कोई पानी का इंतजाम नहीं कर रहे, कोई बिजली का इंतजाम नहीं कर रहे, हमारे लिए खर्च नहीं कर रहे। ये टैक्स का पैसा कहां जा रहा है? एमएलए खरीद रहे हैं, ये सरकारें गिरा रहे हैं। महाराष्ट्र में एमएलए खरीदे, मध्य प्रदेश में एमएलए खरीदे, कर्नाटक में एमएलए खरीदे, गोवा में एमएलए खरीदे, मणिपुर में एमएलए खरीदे, असम में एमएलए खरीदे, बिहार में एमएलए खरीदे, अब झारखंड में भी एमएलए खरीदने जा रहे हैं। दिल्ली भी आए थे, 10 दिन पहले आए थे दिल्ली, हमारे एमएलए को खरीद रहे थे। बोले 20-20 करोड़ रुपए ले लो, 20-20 करोड़ रुपए ले लो, केजरीवाल को छोड़ दो। 40 एमएलए खरीदने के लिए 800 करोड़ रुपए लेके आए थे। 800 करोड़ बोले केजरीवाल को छोड़ दो, केजरीवाल की सरकार गिरा देते हैं। मनीष सिसोदिया के पास गए, बोले केजरीवाल को छोड़ दो, आपको सीएम बना देंगे। मनीष ने कहा नहीं, मैं सीएम बनना मेरा मकसद नहीं है, मैं बच्चों को पढ़ा के खुश हूं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवाता हूं। एक भी एमएलए नहीं तोड़ पाए ये लोग, एक भी दिल्ली का एक भी एमएलए नहीं टूटा। सारे एमएलए मेरे साथ हैं। क्यों? हमने गुजरात से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल इस वक्त पंचायत जो सदस्य हैं उनके साथ महाबैठक कर रहे थे। चुनावी बयार है, इसलिए ये तमाम तस्वीरें आती रहेंगी। लेकिन अब आइए सीधे आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं। देवभूमि में भी रौनक कुछ कम नहीं है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर बागेश्वर पहुंचे हुए हैं। सीएम अब से कुछ देर बाद देहरादून जीटीसी हेलीपैड देहरादून से प्रस्थान करके मेला डूंगरी हेलीपैड गरुड़ पहुंचेंगे। वहीं सीएम धामी मेला डूंगरी हेलीपैड से प्रस्थान करके 5 बजे पर्यटक आवास गृह बैजनाथ पहुंचेंगे। इसके बाद सीएम धामी पर्यटक आवास गृह से प्रस्थान करके माकोट भ्रामरी मंदिर डंगोली में नंदाष्टमी मेले का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी माकोट भ्रामरी मंदिर डंगोली से प्रस्थान करके 8 बजे पर्यटन आवास गृह बैजनाथ पहुंचकर रात्रि विश्राम करेंगे। वहीं कल सुबह यानी कि रविवार को सीएम धामी जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री पर्यटक आवास गृह बैजनाथ से प्रस्थान करके मेला डूंगरी हेलीपैड पहुंचेंगे, जिसके बाद सीएम धामी डिग्री कॉलेज मैदान हेलीपैड बागेश्वर पहुंचेंगे। फिर बागनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद रोडवेज बस डिपो बिलौना का उद्घाटन कर जनपद बागेश्वर के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे।
1 बजे रोडवेज बस डिपो भिलौना से प्रस्थान करके विश्राम गृह बागेश्वर पहुंचेंगे, जिसके बाद सीएम धामी विश्राम गृह से प्रस्थान कर डिग्री कॉलेज मैदान हेलीपैड पहुंचकर जीटीसी हेलीपैड देहरादून के लिए प्रस्थान करेंगे। देवभूमि उत्तराखंड में ईसाई मिशनरीज का खेल लगातार जारी है। खटीमा के भारत नेपाल सीमा पर स्थित मेलाघाट गांव में आंगनबाड़ी के पास सरकारी जमीन पर अवैध रूप से चर्च का निर्माण किया जा रहा है। अवैध रूप से चल रहे चर्च निर्माण का एसडीएम ने निरीक्षण किया। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों के भोले भाले और गरीब लोगों को बहला फुसलाकर और लालच देकर ईसाई मिशनरीज के कार्यकर्ता धर्म परिवर्तन कराकर और उनकी जमीन दान में लेकर चर्च निर्माण का कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में केरल निवासी बॉबी जॉर्ज ने मेलाघाट गांव में किसी व्यक्ति से दान की जमीन पर बारात घर बनाने के नाम पर अवैध रूप से चर्च का निर्माण शुरू करा दिया, जिसकी भनक प्रशासन को लगते ही एसडीएम रविंद्र बिष्ट द्वारा मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया गया। साथ ही निवासी बॉबी जॉर्ज से बातचीत करके निर्माण कार्य को रोकने की भी बात कही गई है। जांच के बाद अवैध रूप से बन रहे इस चर्च को ध्वस्तीकरण का भी आश्वासन दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले में एसडीएम रविंद्र बिष्ट ने बताया कि सरकारी जमीन पर किसी भी धार्मिक भवन का निर्माण नहीं किया जा सकता है। इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सवाल उठता है कि शासन प्रशासन की नाक के नीचे ये क्यों हो रहा है? सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण अगर हो रहा है तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई और अब आगे क्या कार्रवाई होगी, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो मैं केरल से, तो मैं भारत का जगह जगह में जाकर प्रभु यीशु मसीह का सेवा कर रहा है, मतलब परमेश्वर का सेवा कर रहा है। तो जगह में जाने के समय रहने के लिए जगह मुश्किल है, तो यहाँ पे थोड़ा ज़मीन ये लोग थोड़ा मतलब रहने के लिए दिया। इसमें थोड़ा छोटा एक मकान बना रहा है, क्योंकि अकेले होने के कारण इधर उधर किसी के घर में रहने के लिए मुश्किल है। वो तो सिर्फ घर बना रहा है, मतलब मकान तरह दिखा दे रहा है। और तो चर्च बनाना है तो चर्च के लिए परमिशन होना चाहिए ना, हमको जानता है। लेकिन सिर्फ एक मैं रखने के लिए घर बना रहा, मतलब इतना दूर से आया, कहीं रुक नहीं पाएगा। एक कमरा है तो मैं आराम से रह सकता, किसी का दिक्कत परेशानी नहीं होता, मैं आराम से रह सकता। सूचना मिली थी कि कोई एक चर्च यहाँ पर किसी व्यक्ति द्वारा, बॉबी जॉर्ज नाम के व्यक्ति द्वारा बनाया जा रहा है इलीगल तरीके से, जो संभवतः हमारी सरकारी भूमि है, क्योंकि उसी के साथ हमारे आंगनबाड़ी का केंद्र बना हुआ है। तभी मैं मौके में गया था और जांच की गई, तो बॉबी जॉर्ज का उसने हमने आधार कार्ड की प्रतिलिपि ले ली है और इसमें तहसीलदार को मैं जांच करवाऊंगा कि भाई अगर ये हमारी सरकारी भूमि है तो उसको तुरंत इसको ध्वस्त किया जाएगा। सरकारी भूमि पर कोई भी धार्मिक स्थल का निर्माण नहीं किया जा सकता। कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि ये व्यक्ति बिना किसी या ना तो गाँव का रहने वाला है, सीधे यहाँ पर केरला से, वो बता रहा है कि केरला से सीधे आया हूँ और यहाँ पर अपनी फैमिली को शिफ्ट करूँगा। हालांकि वहाँ पर चर्च का निर्माण किया, जैसे मैं देखा उसको अंदर जाके देखा तो वो चर्च के रूप में है। उत्तराखंड में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम ने अपनी तैयारियां कर ली है। नगर निगम डेंगू की रोकथाम के लिए फॉगिंग के साथ जागरूकता अभियान चला रही है, जबकि अस्पतालों में डेंगू को लेकर अलग अलग वार्ड की व्यवस्था भी कर दी गई है। साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि किस तरह से डेंगू को बढ़ने से रोका जा सकता है। दरअसल बरसात के मौसम के बाद स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर डेंगू ही आता है। अगस्त सितंबर के महीने में इस बीमारी के केस आने शुरू हो जाते हैं, जिसके खतरे को देखते हुए नगर निगम देहरादून की तरफ से जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, जबकि पूरे देहरादून में जगह जगह फॉगिंग की जा रही है ताकि डेंगू की रोकथाम की जा सके। इसके साथ ही साथ लोगों से अपील भी है कि वो अपने आसपास पानी को जमा न होने दें। डेंगू से बचाव के लिए नगर निगम आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों के साथ साथ एक बैठक भी की, जिसमें अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए और घरों में जाकर चेकिंग की जाए। देहरादून में अब तक डेंगू के 34 मरीजों को चिन्हित किया जा चुका है, जो अब तक रिकवर भी हो चुके हैं। उधर नगर निगम ने ऐसे क्षेत्रों को भी चिन्हित कर लिया है जहां डेंगू के मरीज बहुतायत में मिले हैं। नगर निगम ने ऐसे क्षेत्रों में विशेष तौर पर अभियान भी चलाया है। नगर निगम लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि अपने अपने क्षेत्र में अपने आसपास पानी को जमा न होने दें। देखिए, कल दिनांक 1 सितंबर तक जो है रिपोर्टेड केसेस जो थे, जो एलाइजा पॉजिटिव केसेस हैं, वो लगभग पूरे देहरादून जिले के 34 केसेस थे जो रिपोर्ट हुए हैं। इसके अतिरिक्त कल हम लोगों की बैठक भी हुई थी नगर निगम में, जिसमें जिला मलेरिया अधिकारी भी उपस्थित थे
और उनके द्वारा ये अवगत कराया गया था कि टोटल जो केसेस हैं हमारे वो नगर निगम क्षेत्र के अंदर जो है वो करीब 14 केसेस के आसपास है। तो जो वार्ड वाइज हम लोगों ने इंगित किया और चिन्हित किए, तो वार्ड वाइज जहाँ पे हमारे केसेस आ रहे हैं उन केसेस को केंद्र मानते हुए वहाँ के 100 मीटर की परिधि के अंदर जो है हम विशेष जो है अभियान चला रहे हैं, जहाँ पे फॉगिंग भी हो रही है, जहाँ पे लार्विसाइडल का छिड़काव भी हो रहा है। डेंगू जो है वो एक खतरनाक बीमारी है, ये हम सभी जानते हैं, और लगभग इसका एक सीज़न होता है साल में अगस्त सितंबर से लेकर के अक्टूबर के आखिर तक डेंगू के केसेस ज़्यादा मिलते हैं। तो पिछले साल डेंगू के काफ़ी केसेस आए थे, जिसके लिए दून अस्पताल ने भी तैयारियां की। इस साल हमने पहले से ही डेंगू से संबंधित तैयारियां रखी हुई हैं। एक अलग से वार्ड हमने डेंगू के लिए क्रिएट किया है। अभी शुरुआत में तो 10 ही बेड्स रखे गए हैं, लेकिन उसमें प्रावधान है कि आगे उन बेड्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जा सकती है, 20-25 तक किए जा सकते हैं। अभी सितंबर माह चालू होते ही थोड़ा बारिश कम हुई है और डेंगू के केसेस आने शुरू हुए हैं। तो जुलाई माह से हम लोग लगातार फॉगिंग की कार्रवाई लगातार चलवा रहे हैं, मई जून से। और जुलाई माह से हम लोगों ने डेंगू के खिलाफ अभियान भी चालू किया था, जिसमें जहाँ पर भी लार्वा पाया जाता है तो उसको चालानी कार्रवाई करने के लिए, अवेयरनेस करने के लिए लोगों की किस प्रकार से डेंगू से बचा जा सकता है और किस प्रकार से लार्वा का रिडक्शन किया जा सकता है, इसके संबंध में काफ़ी व्यापक अभियान जो है जुलाई से ही हमने चला दिया था। वर्तमान में जैसे जैसे बारिश थोड़ी कम हो रही है और लार्वा को पनपने का मौका मिल रहा है। इधर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर हैं, जहां सीएम धामी ने हरिद्वार पहुंचकर पहले शांतिकुंज स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम में सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद सीएम धामी ने हरिद्वार ज्वालापुर स्थित गणेश महोत्सव पूजन में प्रतिभाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की फोटो फीचर वाली जीवनी को खूब सराहना मिल रही है। दरअसल पूर्व सांसद तरुण विजय की तरफ से लिखित इस किताब में डॉक्टर मुखर्जी के जीवन से जुड़ी हुई तमाम बातें हैं। उनके जन्म से लेकर अंतिम संस्कार तक के दुर्लभ फोटोज का संग्रह है। इस पुस्तक का लोकार्पण पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर किया था। बीजेपी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर तरुण विजय द्वारा लिखी गई इस किताब का लोकार्पण पीएम मोदी ने 7 लोक कल्याण मार्ग नई दिल्ली में किया था। ये किताब भारत सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित एक विशेष डीलक्स संस्करण है। इसमें कोलकाता के विश्व प्रसिद्ध श्रेयांश वैद्य स्टूडियो द्वारा डिजाइन किए गए 322 पृष्ठों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बचपन से लेकर अंतिम संस्कार तक के 350 से अधिक दुर्लभ तस्वीरें संकलित की गई हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर लिखी गई इस किताब को लेखक के पूर्व सांसद तरुण विजय ने गुरुवार को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंपा। किताब की सराहना करते हुए केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि ये किताब लेखक की कड़ी मेहनत और वर्षों की तपस्या का परिणाम है। इस संग्रहणीय किताब को हर किसी को पढ़ने के साथ साथ अपनी लाइब्रेरी में संजो कर रखना चाहिए। तरुण विजय ने उत्तराखंड सरकार से मांग की है कि वो इस पुस्तक को राज्य के सभी पुस्तकालय में पढ़ने के लिए उपलब्ध कराएं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्व के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनके रहस्यमय निधन के 60 वर्ष बाद भी राष्ट्र के शासन की नीतियां उन्हीं के कार्यक्रमों और उनकी एक जो दृष्टि रही है उसके अनुसार चल रहे हैं। उनके ऊपर विश्व की पहली पुस्तक मैंने प्रस्तुत की है, लिखी है, जिसमें उनके जन्म से लेके उनके अंतिम क्षण तक का वर्णन है। और यह उनके लगभग 100-150 वर्ष पुराने जो नेगेटिव थे उनको पुनः जीवित करके भारत सरकार ने, पब्लिकेशन डिवीजन ने इसे एक महत्वपूर्ण कॉफी टेबल बुक के रूप में छापा है, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब की पहली पिक्चोरियल बायोग्राफी है। इसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं रिसीव करके इसको आशीर्वाद दिया और इसकी सराहना की। अभी कल इसको केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने लिया और माथे से लगा के स्वयं उन्हें उस पुस्तक को उन्होंने अपने कार्यालय में रखा है।
इधर लंबे समय से क्षेत्रवासियों की मांग पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा सितारगंज पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री ने सितारगंज रोडवेज से सितारगंज टू पीलीभीत बरेली बस सेवा का शुभारंभ किया। वहीं सौरभ बहुगुणा ने सितारगंज वाया पीलीभीत बरेली बस सेवा का उद्घाटन फीता काटकर किया। साथ ही सौरभ बहुगुणा ने हरी झंडी दिखाकर सितारगंज वाया बरेली बस सेवा को रवाना भी किया। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि रोडवेज बनने के बाद काफी लंबे समय से क्षेत्रवासियों की मांग थी कि सितारगंज से बरेली की बस सेवा शुरू हो। बस हल्द्वानी से चोरगलिया और सितारगंज होते हुए पीलीभीत से बरेली तक जाएगी, जिसमें स्थानीय लोगों को बरेली और पीलीभीत जाने की समस्या से राहत मिलेगी। इस दौरान सौरभ बहुगुणा ने सितारगंज रोडवेज को 50 लाख रुपए से सुसज्जित और अन्य सुविधाएं भी दी, जिसकी सितारगंज रोडवेज को जरूरत है। उन कार्यों के लिए तमाम वायदे भी किए गए हैं। इसी के साथ सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सितारगंज क्षेत्र की हर समस्या का समाधान करना उनकी पहली प्राथमिकता है। बसें हैं जो अंदर आती हैं, डबल वे की 40 ऐसी बसें हैं जो पूरे रूट्स पे चल रही हैं। बरेली की एक बस हमने जब बस अड्डा शुरू हुआ तो शुरू करवाई थी, जो टनकपुर से शुरू होती थी और बरेली तक जाती थी, और उसमें लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा। सरकार को बहुत लॉस हो रहा था तो वो रूट बंद करना पड़ गया, हमको बस बंद करनी पड़ी। पिछले दिनों जब मैं सितारगंज आया था पिछले महीने, तो वहाँ पे कुछ संगठनों ने, अनुरोध राय जी ने, कुछ पत्रकारों ने मेरे सामने समस्या रखी कि बरेली की बस होनी चाहिए, चलनी चाहिए। तो मैं धन्यवाद करूँगा माननीय मंत्री चंदन राम दास जी का, परिवहन मंत्री का, और सारे अधिकारियों का कि एक महीने पहले मैंने इनसे निवेदन किया था। इधर उत्तराखंड से ही बात करते हैं। साइबर ठगी के मामले लगातार उत्तराखंड में बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में बढ़ रही साइबर ठगी के प्रति पुलिस जनता को जागरूक करने की बात कहती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि हर व्यक्ति को जागरूक होना जरूरी है, क्योंकि आज के दौर में जिस प्रकार से साइबर ठगी हो रही है उसके कई मामले सामने आए हैं, कई प्रकार भी सामने आए हैं। इसमें सबसे ज्यादा ठगी ऑनलाइन फ्रेंडशिप के माध्यम से हो रही है। ऐसे में पुलिस जनता को भी जागरूक कर रही है और जनता से भी जागरूक होने की अपील कर रही है, जिससे वो इस तरह की साइबर ठगी का शिकार न हो सके। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि इस तरह के मामलों में पुलिस की तरफ से त्वरित कार्रवाई भी की जाती है और मुकदमे दर्ज कर जांच शुरू कर दी जाती है, जिससे पीड़ित व्यक्ति को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। होने की जरूरत है। कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है बहुत सुंदर सा चेहरा लगा करके, अब आदमी को सोचना चाहिए ऐसे क्यों भेज रहा है, मुझे अलर्ट होना चाहिए कि जब किसी को बिना देखे बिना सोचे समझे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे तो उसके थ्रू ये सेक्स एक्सटॉर्शन की पॉसिबिलिटी रहती है ऑनलाइन। अगर आप देखेंगे ये मोस्टली अकाउंट आप देखिएगा वो जिस दिन आपको रिक्वेस्ट आएगी उससे 1-2 हफ्ते पहले क्रिएट की हुई। इधर उत्तरकाशी में उस समय हड़कंप मच गया जब राजमार्ग पर एक वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन सड़क से लगभग 300 मीटर नीचे नदी में जा गिरा। वाहन में 3 लोग सवार थे, जिसमें से 2 लोग नदी की तेज धारा में बह गए, जबकि एक व्यक्ति को रेस्क्यू टीम के द्वारा रेस्क्यू कर लिया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही तत्काल नौगांव और नैनबाग से पुलिस एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। वाहन में सवार सभी लोग देहरादून से लाईकुई के रहने वाले बताए जा रहे हैं। साथ ही डाक पत्थर देहरादून से नदी में लापता 2 लोगों की खोजबीन के लिए गोताखोरों को भी बुलाया गया है। इस मामले में रेस्क्यू अब भी जारी है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूकेएसएससी की स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक मामले में गिरफ्तारियों का दौर जारी है। पेपर लीक मामले में शनिवार को 33वीं गिरफ्तारी हो चुकी है। एसटीएफ ने आयोग में तैनात पीआरडी कर्मचारी संजय राणा निवासी भीमतला जिला चमोली को गिरफ्तार किया है। दरअसल पेपर लीक मामले में पीआरडी कर्मचारी संजय राणा ने अभियुक्त पूर्व पीआरडी कर्मचारी मनोज जोशी के साथ मिलकर अपने घर में लखनऊ से लीक प्रश्न पत्र की फोटोकॉपी करवाई और अपनी पत्नी को प्रश्न पत्र देकर चयनित करवाया। मनोज जोशी के पास से फोटोकॉपी मशीन और सीपीयू भी बरामद हुआ है। स्पेशल टास्क फोर्स ने गवाहों के बयान और टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त मनोज जोशी को अरेस्ट कर लिया है। इससे पहले भी बीते शुक्रवार को पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने राजकीय पॉलिटेक्निक हिंडोला खाल के जूनियर असिस्टेंट को गिरफ्तार किया था, जो मूल रूप से लक्सर हरिद्वार का रहने वाला बताया जा रहा है। देखा जाए तो इस परीक्षा पेपर लीक मामले में धामपुर ही केंद्र बना हुआ है। कई अभ्यर्थियों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। वहीं इस मामले में आरोपी को न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया गया है। उधर साथ ही पेपर लीक मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।
उत्तरकाशी जनपद में लगातार हो रही भारी बारिश से जहां एक और भारी मात्रा में जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है, वहीं दूसरी ओर बारिश के कहर से आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त है। बीते दिन में हुई अतिवृष्टि से जुगड़ा कुमारकोट मोटर मार्ग का पुस्ता ब्रह्मखाल के पास दिन के समय एक स्कूल के पास दरअसल गिर गया इसका टुकड़ा। उस समय सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं में बैठे हुए थे, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। स्कूल के प्रधानाचार्य ने जानकारी देते हुए बताया कि दोपहर के बाद जब सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं में बैठे थे तो अचानक से बहुत जोर से पत्थरों के गिरने की आवाज आई और आवाज आते ही सभी स्कूल का स्टाफ क्लासरूम से बाहर आया तो नजारा कुछ भयावह था। साथ ही स्कूल भवन के पीछे और स्कूल भवन की दूसरी मंजिल के कमरों में पत्थर बिखरे हुए थे। वहीं विद्यालय के स्टाफ ने सूझबूझ दिखाते हुए हिम्मत जुटाकर आनन फानन में बच्चों को विद्यालय से बाहर निकाला और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, जिससे कि एक बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं स्कूल के प्रधानाचार्य ने सड़क के पुस्ता टूटने की सूचना संबंधित विभाग को तत्काल दे दी। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। अब उस खबर की बात करते हैं जब फौजी से प्यार में धोखा खाकर युवती ने आत्महत्या कर ली। दरअसल उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की संविदा कर्मी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। 2 साल पहले दोनों के बीच इंस्टाग्राम पर प्यार शुरू हुआ और बात शादी के वायदों तक पहुंची। इस बीच सैन्य कर्मी का रिश्ता कहीं और हो गया। घटना के दिन वो छुट्टी लेकर युवती से मिलने आया था। इस दौरान उसने रिश्ता खत्म करने की बात कही थी। इससे आहत होकर युवती ने मौत को गले लगा लिया। पुलिस ने आरोपी को आत्मदाह के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले में एसपी सिटी सरिता डोभाल ने बताया कि घटना 29 अगस्त की है। साथ ही उन्होंने कहा कि मृतका यमुना कॉलोनी में यूजेबीएनएल में संविदा पर काम करती थी। उस दिन वो दोपहर 1 बजे छुट्टी लेकर घर जाने के लिए कहकर निकल गई। शाम तक जब घर नहीं पहुंची तो परिजनों को चिंता हुई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने युवती के लोकेशन के आधार पर कोलागढ़ क्षेत्र में एक हाई टेंशन लाइन के टावर के पास से युवती का शव बरामद किया। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। पौड़ी के लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड लैंसडाउन में 30 लाख का गबन करने का मामला काफी चर्चा में है। वर्तमान अधिशासी अभियंता प्रेम सिंह बिष्ट इस मामले में ईमानदारी दिखाते हुए आरोपी के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज करा चुके हैं, लेकिन पूर्व अधिशासी अभियंता स्वर्गीय प्रवीण बहुखंडी के कार्यकाल में हुआ ये गबन कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल मामले को दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। ये एक्चुअली 2 साल पुराना केस है। इसमें वो क्या करता था कि ठेकेदारों को जो 10% की धनराशि होती है उसको जो है जब लास्ट में अकाउंट नंबर पड़ता है तो अकाउंट नंबर अपने मिसेस का या अपने किसी रिश्तेदार को डाल देता था। तो वो पिछले हमारे सचिव था, उन्होंने पकड़ा था वो केस और उसमें जो है विभागीय जांच भी हुई है। तो उसमें मेरे द्वारा एफआईआर लिखवा दी गई क्योंकि मैंने इसमें अनुमति ली थी अपने उच्च अधिकारी से। तो एफआईआर लिखने के बाद उसमें अब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पुलिस डेली आती है वहाँ पर ऑफिस में और कागजों की जांच पड़ताल चल रही है। इधर 1 अक्टूबर से देहरादून से दिल्ली की रोडवेज बस सेवा पर संकट के बादल मंडराने वाले हैं। दिल्ली सरकार के BS6 वाहन को ही प्रवेश देने के आदेश के बाद परिवहन निगम ने सीएनजी बसों का टेंडर भी निकाला है, लेकिन उसमें कंपनियां नहीं आई। अब निगम के सामने 30 सितंबर तक बसों का इंतजाम करने की चुनौती है। दरअसल दिल्ली सरकार ने एक पत्र राज्य परिवहन निगम को भेजा था, जिसमें स्पष्ट कहा गया था कि 1 अक्टूबर से केवल उन्हीं रोडवेज बसों को दिल्ली में एंट्री दी जाएगी जो BS6 स्टैंडर्ड के अंतर्गत आएंगी। उत्तराखंड परिवहन निगम के पास अभी वोल्वो और अनुबंधित मिलाकर करीब 50 रोडवेज बसें ही ऐसी हैं जो कि BS6 के अंतर्गत आती हैं। निगम की करीब 250 बसें उत्तराखंड से दिल्ली जाती हैं। परिवहन निगम ने जून महीने में 141 सीएनजी बसों के लिए टेंडर निकाला था। इस टेंडर में बमुश्किल 50 बसों के लिए ही 1-2 कंपनी सामने आई। 1 माह के भीतर 200 सीएनजी बसों के लिए अगर दोबारा टेंडर निकाला गया तो इतने कम समय में बसों की आपूर्ति कर पाना चुनौतीपूर्ण होगा। हालांकि परिवहन निगम के एमडी का कहना है कि 1 महीने के भीतर बसों का इंतजाम पूरा कर लिया जाएगा। उत्तराखंड से दिल्ली बस सेवा से परिवहन निगम को सबसे ज्यादा कमाई होती है। ऐसे में अगर समय से बसें उपलब्ध नहीं होती तो परिवहन निगम को नुकसान उठाना पड़ सकता है।
बात बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की करते हैं, जहां शुक्रवार को दर्दनाक हादसा हो गया। दरअसल जोशीमठ से चमोली की ओर जा रही एक डंपर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसा इतना जबरदस्त था कि नदी में गिरते ही डंपर के परखच्चे उड़ गए। नीचे अलकनंदा नदी होने के कारण डंपर नदी में समा गया। इस दौरान डंपर में सवार चालक की दर्दनाक मौत हो गई। एसआई विनोद रावत ने बताया कि सूचना मिलने पर एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने रेस्क्यू कर एक शव बरामद कर लिया है, जो कि डंपर चालक का था। डंपर चालक चमोली का रहने वाला था, जिसकी हादसे में मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया है। वहीं मामले में आगे की जांच अभी जारी है। और आइए बात अब उधम सिंह नगर की करते हैं, जहां खटीमा के भारत नेपाल सीमा पर स्थित मेला घाट बाजार में बिना डिग्री, डिप्लोमा और बिना वैध रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के अवैध रूप से पैथोलॉजी और मेडिकल स्टोर का संचालन हो रहा है। अव्यवस्थित और गंदगी से भरे कमरों में मानकों को ताक पर रखकर ये कार्य चल रहा है। बता दें, सीमा पर बिना डिग्री, डिप्लोमा, रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के पैथोलॉजी और मेडिकल चल रहा है। उसी की आड़ में अवैध तरीके से प्रैक्टिस भी की जा रही है, जिसके एवज में नेपाली मरीजों और स्थानीय मरीजों को मनमाना शुल्क भी उनसे वसूला जा रहा है। वहीं इनके द्वारा गलत रिपोर्ट और गलत दवाई देने की वजह से कभी कभी दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। करके जो है जितने भी स्थानीय जो लीडर बैठे हैं उनकी लिस्ट है, और हमारे द्वारा पिछले महीने ही 10-15 दिन पहले सबको जो है अपने स्टाफ द्वारा, फील्ड के स्टाफ द्वारा उनको सबको पेपर पकड़ा दिया, ताकि वो आके अपनी जो है डिग्री, अपना रजिस्ट्रेशन और जो है सब पेपर चेक कराएं। तो उसमें जो जिनके जो रजिस्टर्ड मतलब पंजीकृत होंगे उन्हीं के तो बैठने की होगी, बाकी के रजिस्ट्रेशन कार्रवाई के लिए किया जाएगा। नहीं, लैब चलाने का अपना एक है, जिसमें वो डॉक्टर होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, तब चला सकते हैं। जो बिना नाम बिना डिग्री चलाएगा वो नॉट रजिस्टर्ड। नहीं तो हम कार्रवाई तो नहीं चल रही है अभी। आजकल मैंने वो पता करवाया है, वो आज आके देखेंगे, जमा करेंगे, नहीं होगा तो फिर उसकी क्या कार्रवाई करेंगे। और आइए बात अब उत्तराखंड के हरिद्वार की करते हैं, जहां कनखल और मध्य हरिद्वार से अलग अलग स्थानों से लिए खुले दूध और काबली चने के सैंपल जांच में फेल पाए गए हैं। दूसरी ओर ज्वालापुर में बिना फूड लाइसेंस के मीट की दुकान संचालित करने पर भी 3 लोगों के खिलाफ एसडीएम कोर्ट में केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं इस मामले में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी आरएस पाल ने कहा कि ज्वालापुर की एक डेयरी से खुले दूध सहित पनीर और क्रीम के सैंपल लिए गए थे। रुद्रपुर स्थित लैब में तीनों ही सैंपल गुणवत्ता में खरे नहीं उतरे हैं। पनीर और क्रीम के सैंपल को सेंट्रल लैब में जांच के लिए भेज दिया गया है। वहीं कनखल से भी लिया गया दूध का सैंपल फेल पाया गया है। रानीपुर मोड़ स्थित एक दुकान से लिया गया काबली चने का सैंपल गुणवत्ता में खरा नहीं उतरा है। इन खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल पाए जाने पर एसडीएम कोर्ट में इसे ट्रांसफर कर दिया गया है। संबंधित क्षेत्र के जो नगर निगम क्षेत्रीय फूड सेफ्टी अफसर हैं कपिल देव जी, उन्होंने नवंबर में दूध के नमूने और काबली चने के नमूने भरे थे जो फेल आए थे लैब से। उनको हमने नोटिस जारी किया गया था। नोटिस जारी करने के बाद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो उनके विरुद्ध मुकदमे दायर कर दिए गए हैं। दूसरा, एक ये ज्वालापुर क्षेत्र में मीट की दुकान पे जो पुलिस ने कार्रवाई की थी, तो उसके बाद हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमारे संबंधित क्षेत्र के जो फूड सेफ्टी अफसर हैं कपिल देव जी, उन्होंने उनके विरुद्ध विदाउट लाइसेंस के लिए मुकदमा दायर किया गया है। ये सब स्टैंडर्ड आए हैं जो इनकी मानक जो। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय।